नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जो है यूपीएसआई का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट 1 का जो है जीके का क्वेश्चन लेके हाजिर हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो चलिए जीके का जानते हैं। जैसे कि आप 40 क्वेश्चन आएगा, तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है। 40 तो हिंदी आता है, उसके बाद 40 आपका क्या हो जाएगा, जीके हो जाएगा, 40 मैथ, 40 रीजनिंग। तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का क्या माना जाता है, स्वर्ण युग। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मौर्य है, मुगल है, गुप्त है, चोल है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, गुप्ता, अर्थात गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य क्या बोलते हैं, हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर गुप्त वंश की स्थापना की बात करें तो जानते हैं कि इसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा जो है कब हुई थी। तो इनका जो कार्यकाल था 240 से 280 ईस्वी क्या हुआ है, माना जाता है। स्थापना पूछे गुप्त साम्राज्य का तो श्रीगुप्त। अगर इसके शासकों की बात करें तो इसमें शासकों के नाम में आ जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, कुमारगुप्त हैं, आदि ये क्या हैं, प्रमुख हैं। और इसको जो स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी इनके कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इसमें कभी कभी पूछ भी देता है कि समुद्रगुप्त का जैसे दरबारी कवि के बारे में, तो इसे हरिसेन थे वो। अगर हरिसेन के बारे में पूछे तो ये गुप्त साम्राज्य के जो है क्या थे, दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, जिसने जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था, ये भी एक जानकारी है। और चंद्रगुप्त के दरबार में संस्कृत भाषा के जो प्रसिद्ध कवि थे कालिदास, और अगर आयुर्वेदाचार्य की बात करें तो धन्वंतरी और आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट के अतिरिक्त वाहार मिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि क्या थे, प्रमुख विद्वान रहते थे। ये जानकारी थी गुप्त साम्राज्य के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध हवा महल जो कि राजस्थान के किस शहर में स्थित है। देखिए अब ये तो आपको मालूम है कि हवा महल राजस्थान में, लेकिन किस शहर में है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा जयपुर में। किसमें, सी, जयपुर में। ये चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है और ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। और इसको जो है सन 1798 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रसाद सिंह ने बनवाया था। और इसके वास्तुकार की बात की जाए तो लालचंद उस्ताद और ने जो है डिज़ाइन किया था। और ये 5 मंजिला इमारत है जो ऊपर से केवल 1.5 फुट चौड़ी है। और इसमें अगर बात की जाए तो 953 खूबसूरत जो है छोटी छोटी क्या हैं, जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। और ये कहा जाता है कि ये साइंस के वेंचुरी प्रभाव के कारण इनकी संरचना इतनी जटिल और जालीदार है कि इसमें जो है ठंडी हवाएं क्या होती हैं, बराबर महल के अंदर प्रवेश करती हैं, जिसके कारण अगर गर्मी में भी देखा जाए तो इसमें क्या रहता है, ठंडक बनी रहती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 43 नंबर की, तो इसमें दिया है कि छत्रपति संभाजी, अब ब्रैकेट में दिया है 1680 से 1688 ईस्वी, किस वंश का शासक था। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप एक बार भी पढ़े हैं। तो छत्रपति जो संभाजी थे हैं जो है, ये मराठा साम्राज्य के क्या हैं, उत्तराधिकारी थे छत्रपति शिवाजी के। तो ये मराठा साम्राज्य से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि मराठाओं के जो प्रबल शत्रु जो है मुगल शासक औरंगजेब ने जो है बीजापुर और गोलकुंडा का शासक हिंदुस्तान से समाप्त करने में उनकी क्या की थी, प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसमें जो है छत्रपति शिवाजी का खाली पूछा है कि किस वंश से जो है ये बिलोंग करते हैं या किस वंश से जो है संबंधित हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है मराठा साम्राज्य, वो क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये भी एक सरल क्वेश्चन में ही आएगा, बस कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, भगत सिंह। और अगर हम नारों की बात करें तो जैसे अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें जो पहले नंबर पे है, तो इनका जो है जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो वेदों की ओर लौटो। महात्मा गांधी की बात करें तो करो या मरो, ठीक है। तो ये तमाम जो है व्यक्तियों के जो है स्वतंत्रता सेनानियों क्या थे, प्रसिद्ध नारे थे। अगला हमारा क्वेश्चन है
कि शांति निकेतन का निर्माण किसने किया। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया। तो भाई आप जानते हैं कि शांति निकेतन का निर्माण रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, पश्चिम बंगाल में जो है, जो कि भारत के वीरभूमि जिले में स्थित है। और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। और इन्होंने शांति निकेतन नाम का एक आश्रम बनाया और यहाँ पे ही उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। और ये खास कहा जाए टूरिज़्म के लिए भी जो है, पर्यटन की दृष्टि से भी क्या करता है, लोगों को आकर्षित करता है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो बात करें तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से फिर गैप है को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं। अब जैसे आप जानते हैं 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, एक होता है संघ, एक राज्य और तीसरा है समवर्ती सूची। 3 सूचियाँ होती हैं। तो इसमें ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको छोड़ करके बाकी क्या है, सभी राज्य सूची के भाग हैं। माने एक को आप अगर छोड़ दें तो बाकी क्या हैं, सब राज्य सूची के भाग हैं। इसमें से किसको छोड़ करके, तो अगर हम 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो ऑप्शन बी है वायुसेना। वायुसेना जो है चूँकि ये केंद्र का विषय है, ये आपका संघ सूची का विषय है, तो ये इसको छोड़ करके बाकी अगर हम लैंड की बात करें, भूमि, शराब और पुलिस प्रशासन की बात करें तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बॉल करेक्ट हो जाएगा। अगले अगर हम 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 40 नंबर क्वेश्चन ये बेसिकली संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से है क्वेश्चन कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकारों के अनुसार जो बंधुआ मजदूरी पर रोक है वो किसके अंतर्गत आता है, किस अधिकार के अंतर्गत आप बंधुआ मजदूरी पे रोक लगाते हैं। तो जो 47 का हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। किसके, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। इसमें देखिए अनुच्छेद 23 जो कहता है कि बेगार के अलावा बलाश्रम के जो है और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, तो 23 के तहत, आर्टिकल 23 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं अगर हम 48 नंबर क्वेश्चन पे, तो इनमें से दिया है कि इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है। अब देखिए इसमें कौन सी भारतीय भाषा नहीं है, तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो संविधान में आपको 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, इनमें से कौन सी उसमें शामिल नहीं है, भारतीय भाषा नहीं है। सिंधी है, सिख, कन्नड़ है, कोंकणी है। तो जो 48 का बी हो जाएगा सिख, ये जो है आपका एक भारतीय भाषा नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं की, जो 22 भाषाओं को दर्जा मिला है राजभाषा का, तो उसमें बेसिकली आपका असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो, ये सब है। और अगर हम इसमें कुछ पॉइंट ऐड करें तो 1967 में जो संविधान के 21वें संशोधन में सिंधी को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी जो भाषा है उसको जो है कब जोड़ा गया था, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत। और अगर हम 1992 में बात करें तो जो संविधान संशोधन हुआ था 91वां, उसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, कब, 91वां में और 1992। और 92 संविधान संशोधन जो हुआ था, देखिए 21वां जो संशोधन था उसके तहत तो सिंधी जोड़ दिया गया, 91वां था उसके तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ा गया। और अगर हम 92वें संविधान संशोधन की बात करें, अधिनियम 2003 की, तो इसके अनुसार 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो अगर हम इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिख, जो कि एक भारतीय भाषा नहीं है, या भारतीय जो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें से सिख नहीं है जो है। ठीक है, बाकी सिंधी, कन्नड़ और कोंकणी है। अब देखिए आगे दे दिया है कि किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं, सैटेलाइट, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। बृहस्पति है, वरुण है, पृथ्वी है, शनि है। तो देखिए इन दोनों में ही थोड़ा सा ऑप्शन रहता है। तो अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो शनि के जो है क्या है, सबसे अधिक ग्रह हैं, और बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है। अगर बृहस्पति की बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और ये अपनी परिक्रमा जो है 11.9 वर्ष में पूरी करता है। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, एक शब्द होता है परिक्रमा, क्या होता है, परिक्रमा, एक होता है परिभ्रमण, परिभ्रमण। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होइए। देखिए परिक्रमा किसकी करते हैं, जैसे आप लोग मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं परिक्रमा करने जा रहे हैं, या फिर कहीं पे भी परिक्रमा करना किसी का, तो कहने का मतलब किसी वस्तु के जब चारों ओर आप घूमते हैं आप खुद जो है, तो उसको परिक्रमा बोलते हैं। लेकिन परिभ्रमण क्या होता है कि अपना खुद घूमना,
मतलब अगर कोई ये आपका ग्रह है तो वो घूम रहा है, ठीक है, अपनी ही धुरी पे, तो वो परिभ्रमण कहलाएगा। लेकिन वो अगर किसी का चक्कर लगाए, ठीक है, तो वो क्या परिक्रमा। जैसे सूर्य का जो परिक्रमा लगाता है वो कौन लगाता है? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो परिक्रमा हो गया। लेकिन सूर्य अपनी धुरी पे घूम रहा है या पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है तो उसको परिभ्रमण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिभ्रमण। तो इसमें देखिए, अगर हमारा बेसिकली अगर हम 49 की बात करें तो हमारा ऑप्शन ए कह सकते हैं। हालांकि शनि इस समय लेटेस्ट में चल रहा है, तो इन दोनों में ही क्या है आपका बृहस्पति क्या कहेंगे अधिकतर। इसके जानते हैं, इसमें जो आपका सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति का, उसको गैनीमेड भी बोलते हैं। और इसके अगर वायुमंडल की बात करें बृहस्पति के, तो इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, अमोनिया जैसी क्या गैसें पाई जाती हैं। अब देखिए अगला है कि ये 50 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश जापान को क्यों कहा जाता है? अब इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सूर्यास्त होते ही सूर्योदय हो जाता है। चूंकि जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर क्या है स्थित है, और वहाँ पे इसीलिए क्या होता है सूर्योदय सबसे पहले होता है। आगे अगर हम इसकी बात करें जो है, तो जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी अगर देशों की बात करें तो चीन, कोरिया और रूस हैं। जापान में वहाँ के मूल निवासियों की संख्या की बात की जाए तो 18.5% है। और जापानी अपने देश को निप्पन कहते हैं। क्या बोलते हैं? निप्पन, जिसका मतलब सूर्य निकास है, ठीक है। और जापान की राजधानी अगर टोक्यो है की बात करें तो ये टोक्यो है जो है। और इसका नामकरण तब जापान से ही पूर्व जो है मानवयुक्त भूमि था, ठीक है। इससे पहले इसका नाम क्या था? जापान ही सबसे पूर्व में स्थित क्या है मानवयुक्त भूमि था इससे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन रीज़न यही है कि ये सबसे क्या है अंतिम छोर व पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पे सूर्योदय का देश कहा जाता है। और अगर हम अगले क्वेश्चन 51 की बात करें तो 51 में है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? अगर हम इस चारों ऑप्शन की बात करें तो इसमें बताना है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। धर्मशाला, लेह, पिथौरागढ़, देहरादून। तो इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा लेह। क्या हो जाएगा? लेह हवाई अड्डा, ठीक है, जो कि भारत का जो है सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा व्यावसायिक हवाई अड्डा भी है। और अगर इसके हम ऊंचाई की बात करें तो आप जानते हैं कि ऊंचाई का मापन समुद्र तल से ही लिया जाता है। तो समुद्र तल से ये तकरीबन 3256 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसको हम कुशोक बकुला रिम्पोच नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। ये अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3256 मीटर। आगे देखिए, अगर हम 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है कि तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में क्या शामिल है। तो आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो अगर तृतीयक की बात करें, टर्सरी की बात करें, तो 52 का हमारा जो ऑप्शन ए है बैंकिंग जो है, ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की बात करें अगर थोड़ा सा, तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए कृषि आ जाता है, वन आ जाता है और इससे संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में अगर कृषि पूछा जाए कि किस क्षेत्र में शामिल है तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। और अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें तो खनन है, विनिर्माण का है, अन्य गतिविधियां शामिल होती हैं। और तीसरे की बात करें तो इसमें खास करके सेवाओं को शामिल किया जाता है, सर्विस को शामिल किया जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, पर्यटन हो गया, तमाम प्रकार की जो है सेवाओं को जो है इससे जो है रिलेट किया गया है, इसलिए ये जो है टर्सरी या फिर तीसरी क्षेत्र में आता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर 53 नंबर क्वेश्चन की, तो 53 नंबर में दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है। जो बीमा होता है उसे कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। जो इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है, उसको कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई, सेबी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईडीबीआई है, आईआरडीए है। तो अगर हम 53 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है आईआरडीए, ठीक है। आईआरडीए की अगर हम फुल फॉर्म की बात की जाए हिंदी में तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है। और ये भारत सरकार की एक संस्था है। इसका मुख्यालय की बात की जाए आईआरडीए की तो ये हैदराबाद में है। और इसकी स्थापना संसद के आईआरडीए अधिनियम 1999 के द्वारा की गई है।
इसमें 10 लोगों के हाथों में होती है ये संरचना जो है IRDA की। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो 5 पूर्णकालीन सदस्य एवं 4 अल्पकालीन सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। तो अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, बीमा की बात कीजिए, इसका जो है नियंत्रक जो होता है वो IRDA होता है। ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है। आगे है 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को कहते हैं। तो देखिए, अगर तैरती हुई वस्तु पे लगने वाले जो ऊर्ध्व बल होता है उसको हम बेसिकली उछाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उछाल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिससे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। यह बल जो है वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, ठीक है। आगे है एनीमोमीटर किसको मापता है। तो देखिए, एनीमोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हम हवा की गति और दबाव को मापते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वायु की गति, ठीक है। और प्रकाश की गति को तो हम पारसेक से नापते हैं, जो कि सबसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और जलधारा की गति की बात की जाए तो ये आपका क्यूसेक से जो है मापा जाता है। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें 56 जो 56वां क्वेश्चन है, NHCO3 ये किसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो NH इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जो एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अगर हम IUPAC नेम की बात की जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर 57 नंबर, तो ये है कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन, तो ये बेसिकली इजी क्वेश्चन है, अग्नाशय, पैंक्रियाज, ठीक है। आगे है 58 नंबर क्वेश्चन कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। माने जो कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसको, वो कौन कौन सा रंग नहीं पहचान पाता। तो 58 का आपका हो जाएगा बी बॉल, लाल और हरे में क्या करता है, विभेद या फिर उसकी पहचान अलग अलग नहीं कर पाता है। अगला है कि लेज़र का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, लेज़र के आविष्कार की बात की जाए तो गार्डन गोल्ड ने जो है 1959 में जो है किया था इन्होंने, ठीक है। आगे अगर हम 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, इसमें ऑप्शन आपका एंटोनियो लिवेनहॉक है, बेलारूस है, ह्यूगो दी राइस है, रॉबर्ट ब्राउन है। तो जो आपका 60 नंबर का आंसर बनेगा वो बनेगा एंटोनियो लिवेनहॉक, ठीक है। और इवानोवेस्की हैं आपके जो है वायरस के लिए, तो बैक्टीरिया का एंटोनियो लिवेनहॉक। अब देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि स्मोग किसका संयोजन है। जो स्मोग होता है वो किन का संयोजन है, किन किन चीज़ों को मिलके बनता है। तो स्मोग का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी डाक, धुआं और कोहरा। क्या होता है उसमें, धुआं और कोहरा होता है। आगे है 62 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, शास्त्र क्लासिकल डांस, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, तो ये आपका सी हो जाएगा, कथक। क्या हो जाएगा, कथक। उत्तर भारत का पूछा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, भरतनाट्यम भी आपका हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु का। आगे चलते हैं 63 नंबर कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में जो है, गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए इनको मिला था जो है। आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे कि अब देखिए, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन है आपका कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, दिल्ली में है, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय दिल्ली है, और इसके अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो साइरेक जोसेफ हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। माने बाकी 3 तो लोकगीत हैं लेकिन एक नहीं है, जैसे ढोला मारू है, बिरहा है, रसिया है, कजरी है। तो आपका जो आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर का ए हो जाएगा, ढोला मारू, ठीक है। तो खास करके अगर उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की बात की जाए तो बिरहा उसमें आता है, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। चैती है, ढोला है, विवाह गीत है, रसिया है जो ब्रज में, सोहर है, कजरी है जो अवध में गाया जाता है, आल्हा है जो बुंदेलखंड में, आदि प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। और अगर हम ढोला मारू को जो कट किए हैं कि ढोला मारू नहीं है, तो ये राजस्थान का क्या है, लोकगीत है। राजस्थान का क्या है, लोकगीत। अगर राजस्थान के लोकगीत की बात करें ढोला मारू, बाकी ये तीनों जो बच रहे हैं वो क्या है, यूपी के हैं। आगे अगर हम बात करें
भारतीय दंड संहिता जो है आईपीसी की बात करें तो उसकी धारा जो 304 बी के अंतर्गत अगर दहेज में अगर दहेज केस में मौत हो जाता है दहेज में, तो जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसको न्यूनतम कितने वर्ष तक जो है सजा का प्रावधान है। तो देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अनुसार अगर जो व्यक्ति दहेज मृत्यु कारित करेगा ना, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि कम से कम 7 वर्ष, न्यूनतम देखिए इसमें पूछा है, और अधिक से अधिक क्या है, उम्र कैद या आजीवन तक। तो दहेज में अगर किसी की मौत हो जाती है उसके लिए सज़ा जो है आपका मिनिमम 7 वर्ष है और मैक्सिमम आजीवन कारावास है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बॉल। अब देखिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 67 की बात करें, तो इसमें बेसिकली दिया है कि खाली स्थान दिया है और पूछा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उसके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। माने इनमें से कौन सा ऐसा आयोग है, 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि एक क्या है, संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका जिक्र संविधान में है, और जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ, जो SC ST होते हैं उनके शोषण के खिलाफ क्या होता है, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देते हैं, और उन्हीं के उद्देश्य के लिए इनकी स्थापना की गई है। तो आपका जो 67 बनेगा उसमें बनेगा बी बॉल, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, यह अगर बात की जाए तो मूलतः संविधान के अनुच्छेद 338AC 338AC, ठीक है, और 338A ST, भाई SC ST ना, तो ये आपका हो गया 338 क्या SC, और 338A ST के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रबंध करता है। और 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा SC व ST के लिए, ठीक है, SC ST के लिए संवैधानिक आयोग बना, जिसे 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग तथा 338A के तहत जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया। अगर हम इस आयोग की स्थापना की बात करें तो अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से क्या किया गया है, इनको स्थापित किया गया। तो हमारा ऑप्शन जो बी बॉल है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे ये आपको एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर का मतलब पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कभी कभी ये ऐसे करके आपको देखते हैं, ऐसे बना रहता है, तो इसका मतलब होता है कि रेलवे ट्रैक है या फिर रास्ता इधर घूमा है ना, ये सब यातायात चिन्ह है। तो इसमें देखिए इसका मतलब क्या है, तो इसमें देख रहे हैं कार बना है, एक मोटरसाइकिल बना है, तो इसमें दिया है केवल गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल आ सकती है, आगे गाड़ियाँ तेज़ी से चल सकती हैं, गाड़ियों की आवाजाही से सावधान रहें, मोटर गाड़ी आना मना है। तो बेसिकली अगर हम फिगर की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन ए है कि इसमें गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल, क्योंकि इसमें बाइक को दिखाया गया है और 4 व्हीलर को दिखाया गया है, ठीक है, छोटी गाड़ी, लाइट मोटर व्हीकल, तो यही दोनों क्या कर सकती हैं, आ सकती हैं। इसका मतलब यही है यातायात चिन्ह का। आगे आपका क्वेश्चन जो आपका हमारा 69 है उसमें दिया है डैश करके कि को 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वर्कशॉप में परिभाषित किया गया है। किसको, मानव अधिकारों के समर्थन को, कि पेरिस सिद्धांत को, कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को, या फिर वैश्विक अधिकार को। तो जो 69 का बी बॉल हो जाएगा, ये पेरिस सिद्धांत है, ठीक है, जिसको 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर में पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में परिभाषित किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 में दिया है कि सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन RTI, जो इसके तहत हम मांग करते हैं किसी के बारे में जानकारी लेते हैं, तो इस अधिनियम की कौन सी धारा जो है केंद्रीय सूचना आयोग CIC के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी PIO जो होता है, एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करे। माने किस धारा के तहत, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 18, ठीक है। तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है कि धारा 18 में सूचना आयोग की शक्तियों और कृत्य के संबंध में जो है क्या ये प्रावधान किया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी डॉग, धारा 18। आगे देखिए
71 नंबर क्वेश्चन है कि किस जनजाति की याचिका मामले में न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया है कि वे झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं। बताइए किस ये जो है याचिका के मामले में जो है ये कहा गया है। तो आपका जो 71 का बनेगा वो बनेगा ए, अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। ठीक है, इसके द्वारा कहा गया था कि झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोका जाए और समुचित कदम जो है क्या किया जाए, उठाया जाए, निवास योग्य परिवेश बनाया जाए। आगे देखा जाए, अगर हम 72 की बात करें तो 72 जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हिंदू कानून ग्रंथ दायभाग किसने लिखा है। हिंदू कानून ग्रंथ दायभाग किसने लिखा है, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जीमूत वाहन। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीमूत वाहन। तो दायभाग जो है जीमूत वाहन की एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिसके मत का प्रचार अगर बात की जाए तो बंगाल में है। इसका जो अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ आखिर में है क्या दाय भाग का, तो ये पैतृक धन का विभाग अर्थात बाप दादे या संबंधी की संपत्ति के पुत्रों पौत्रों और संबंधियों में बांटने की व्यवस्था है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो दाय भाग है इसका मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वजों की ज़मीन जायदाद कुछ भी है वो उनके पुत्रों या फिर पौत्रों में क्या करना, डिवाइड करना है, बांटना। माने विरासत को बांटना ही क्या कहलाता है, दाय भाग। और इसकी रचना किसने की थी, जीमूत वाहन ने। आगे अगर हम 73 की बात करें तो इसमें दिया है कि किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदला गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ये 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना को मूल रूप से अंगीकृत करके जो है आत्मप्रयोग किया गया था। तो पहले संविधान की प्रस्तावना में अगर बात की जाए तो सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हो गया तो इस शब्द को हटाकर जानते हैं क्या हो गया, इसके स्थान पे हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में। चलिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 है, तो इसमें दिया है कि जो सरकारी बजट पेश करने की तारीख तो कौन तय करता है, कि किस डेट को जो है आपका सरकारी बजट पेश हो, तो ये तय करता है राष्ट्रपति। कौन तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है कि सरकारी बजट को कब या किस तारीख को पेश किया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। अगर धन विधेयक राष्ट्रपति की पुनर्मति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो यह वार्षिक वित्तीय विवरण या इसको हम केंद्रीय बजट को जो है संसद के समक्ष क्या रखता है। ठीक है, तो चूंकि बजट का जो है कहीं भी जिक्र हमारे संविधान में नहीं है, उसका अगर दूसरे अगर शब्दों में लिया जाए तो उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 75 नंबर की जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है या फिर अधिकतम कितनी उम्रों तक वह जो है अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये ऑप्शन 75 का जो है बी वाल हो जाएगा कि वे उनका कार्यकाल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है 6 साल का होता है और वह 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए उसका उम्र अभी मान लीजिए नियुक्त हुआ, ठीक है, तो नियुक्ति से अगर उसका उम्र है, अगर वो जैसे मान लीजिए कि अगर 50 साल का है 52 साल का है तब तो 6 साल तक है रह सकता है ना। लेकिन अगर कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए उसका उम्र ज़्यादा है, जैसे आपका 62 साल पे नियुक्ति हुई तो वो 6 साल का कार्यकाल तो पूरा नहीं कर पाए क्योंकि 65 साल मैक्सिमम होता है। तो जो भी इसमें पहले होगा या तो 6 साल पूरा करेगा या तो 65, अगर इससे अधिक हो जाएगा तो ये हट जाएगा अपने पद से। ठीक है, आगे चलिए। आगे दिया है कि हाल ही में जो दिवंगत है या जो मरे हैं व्यक्ति बाबूलाल गौर, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो दिवंगत बाबूलाल गौर हैं वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये थे आपके बेसिकली जो है मध्य प्रदेश के। ठीक है, और अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो ये 2004 से 2005 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जिनका निधन 2019 में क्या हो गया। चलिए आगे चलते हैं कि कहा गया है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक स्टैंड बनाने के जाने की घोषणा कर दी गई है या हो गई है। तो देखिए फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है स्टेडियम, वो किसके नाम पे हुआ है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाल विराट कोहली के नाम पे। ठीक है, विराट कोहली के नाम पर।
अगले अगर हम 78 क्वेश्चन की बात करें तो 78 जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगस्त 2019 में ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड बैंकिंग समूह द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो 78 का सी हो जाएगा 6.2%। अगर हम की बात करें 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो ये आपका हो जाएगा अंधाधुन। क्या हो जाएगा? अंधाधुंध। ठीक है। अगर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात की जाए तो हेलोरो, जो कि गुजराती को दिया गया था। आगे आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2019 में लोकसभा द्वारा पारित मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सीट बेल्ट या बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो देखिए 2019 में जो पारित किया गया था मोटर व्हीकल एक्ट जो है, यातायात संशोधन अधिनियम, तो इसमें जुर्माना कितना कर दिया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा 1000 रुपये, जो सीट बेल्ट ना लगाए या फिर हेलमेट। आपको पहले पता था कि इससे पहले जो है 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन संशोधन के बाद अब इसको 1000 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।